हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल यू। आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिकों के बारे में, और आज मैं आपको इस वीडियो में जो उससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंस है फॉर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के लिए और न्यूमेरिक्स के लिए, क्योंकि इन्हीं पर जो हमारे न्यूमेरिकल सारे डिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला वाइज अगर ज़्यादा याद रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्लीज़ इनको जो है आप डीपली लेना चाहें तो डीपली अच्छी तरह से लीजिएगा और अच्छी तरह से इनको जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल ही आते हैं और डेरिवेशन इसके ऊपर नहीं पूछे जाते हैं, और ये जो है प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको जो है इस वीडियो में आपको ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी और रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ होता क्या है, कि हम ओम्स लॉ के बारे में जानकारी दें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं या पैदा करते हैं, तो उसका क्या होता है कि चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी चार्ज फ्लो जब करना स्टार्ट कर देते हैं तो किसी टाइम के एस्पेक्ट में करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो हमारी चार्ज क्वांटिटी बढ़ेगी, या चार्ज क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा बढ़ेगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जब चार्ज बढ़ रहा है तो हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, या हम ये भी कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो हम डेफिनेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम I प्रोपोर्शनल टू V कर रहे हैं तो हम इसको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट टेंपरेचर, बट V can be proportional to I. In this case, the electric potential is directly proportional to electric current, not at constant। अगर आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्या कर लिया, हमने लिख लिया कि V proportional to I, और जब हमने V proportional to I लिखा तो हमने इसको फॉर्म में भी लिख सकते हैं V equal to I R, where R is the resistance। एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट भी कह सकते हैं। देखिए आर क्या है, रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने जब यहाँ पर जो है करंट फ्लो किया, यानी कि पोटेंशियल प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया यहाँ पर, और यहाँ से जब हमने पोटेंशियल इसको मेजर किया तो यहाँ से पोटेंशियल हमेशा यहाँ पर जब दूसरी नोड पर हम चेक करते हैं तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि पोटेंशियल हमेशा जो है कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और रीजन ये होता है कि कुछ एनर्जी जो है अपना चार्जेस अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल कम हो जाता है। यानी कि वो लॉस क्यों हो रहा है, उस रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि इस वायर के अंदर, इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस है, उसकी वायर की कुछ रेजिस्टिविटी है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं बाय हीटिंग इफेक्ट, इसलिए उसे रेजिस्टेंस बोला गया। और यही रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो है रेजिस्टेंस हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि आर जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है V अपॉन I पर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हमारी ओम। ये ओम का सिंबल होता है, या तो आप ओम का सिंबल इस तरह से बना लीजिए, या फिर ओम जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हो OHM, या ओम जो है कभी भी सिंबल इस तरह से नहीं लिखना है, इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड यूज होगा ओम के लिए, या ओम इस तरह से लिखिए आप यूनिट में, या आपको ओम यूनिट याद नहीं आ रही है बाई चांस, इट्स अ रॉन्ग वे। अगर यूनिट याद नहीं आ रही तो आप यूनिट जो बाई फॉर्मूले भी प्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी वोल्ट पर एम्पियर। और जो इसकी डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो ओम की डायमेंशन होती है mL√T - 3a - 2, यानी कि इसके अगर हम डायमेंशन ओम की निकालना चाहें वोल्ट पर एम्पियर से तो वो हो जाएगी mL√T - 3a - 1, सॉरी a - 2। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, डायमेंशन। तो ये इसकी ओम की डायमेंशन हो गई है हमारी, हम ओम को यहाँ पे डायमेंशन में प्रूव कर दिया। तो ये तो था हमारे रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे किस किस चीज़ पर डिपेंड होता है किसी वायर का, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर छोटा वायर है तो कम एनर्जी लॉस करेगा, और बड़ा वायर है तो ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। यानी कि सीधी हम कह सकते हैं कि अगर लेंथ, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हमारी लेंथ पर डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है,
और अगर हमारा वायर पतला है तो जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से हीट बाहर निकालेगा, और अगर मोटा है तो गर्म बहुत देर में होगा। वही कहते हैं ना कि जितना मोटा अगर आप वो या जिसका जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उसको जितना गर्म आप करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा, और जितना कम होगा उतना ही जल्दी वो गर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमें यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कोई वायर है, और वायर ये हमने ले लिया, लेट अस सपोज कंडक्टर ले लिया, और इसकी लेंथ जो है L है, लेट अस सपोज n क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी हीटिंग इफेक्ट कम होता चला जाएगा, यानी कि उसे गर्म होने में उतना ही टाइम लगेगा, और जैसे जैसे अगर उसका एरिया कम है तो उसको जो है हम आसानी से गर्म कर सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस जो है इन दो चीज़ों पर इसका डिपेंड होता है किसी भी कंडक्टर का। तो हम इन दोनों इक्वेशन से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A व्हेन वी reduce the proportionality sign, तो R equal to rho L upon A, this is called resistance, और इसकी यूनिट भी ओम ही होगी क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ओम यूनिट रहेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब नया जो वर्ड आया वो हमारा रो आया, कि ये रो क्या है। तो वैसे तो हम ये लिखना चाहें तो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देते हैं कि रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बट रो इज अ रेसिस्टिविटी। इसे हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं किसी कंडक्टर की, यानी कि ये जो डिपेंड होती है रेजिस्टेंस पर। यानी कि अगर किस रेसिस्टिविटी हर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहती है वैसे, तो यहाँ पर जो है यानी कोई हमने मेटल सिल्वर का ले लिया, तो ये नहीं है कि उस सिल्वर के मेटल के लिए हम कई सारे वायर बनाए कैसे कितने सारे, तो वो उनकी सबकी रेसिस्टिविटी अलग हो जाएगी। सबकी रेसिस्टिविटी कैसी रहेगी, उस सिल्वर के लिए सेम रहेगी जितने भी हमने कंडक्टर उनके लिए बनाया। तो यहाँ पर ये तो हमारी रेसिस्टिविटी होगी, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, रेसिस्टिविटी, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी। रो इज रेसिस्टिविटी है यहाँ पर हमारी, यानी कि हम यहाँ अगर इस फॉर्मूले से लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू जो होता है वो RA अपॉन L, यानी कि रेसिस्टिविटी जो है वो भी डिपेंड किस पर कर रही है, हमारे रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, देखा जाता है यहाँ पर। तो ये तो हमारी रेसिस्टिविटी की बात चल रही है। अब रेसिस्टिविटी हम किसी कंडक्टर की अगर निकालना चाहें किसी अदर टर्म में तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर क्लियरली रफ दिस। तो मेरा आगे वाला जो टॉपिक है वो यही है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी है क्या है हमारी। जैसे रेसिस्टिविटी ऑफ मैं आपको सिंपल सी 2-3 डेफिनेशन बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता रहे कि रेसिस्टिविटी है क्या चीज़ है। कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि मैंने आपको अभी बताया था कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज हम कह सकते हैं लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सेट्रा। तो इसी को क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी बोला गया है हमें। तो अब मैं यहाँ पे बात चल रही थी रेसिस्टिविटी की, जो हमारा रेसिस्टिविटी निकल के आई थी वो हमारी निकल के कितनी आई थी, रो इक्वल टू RA अपॉन L, ठीक है। तो ये हमारी रेसिस्टिविटी निकल के आई थी यहाँ पर। और अगर हम इस रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले को और डेराइव करना चाहें तो और भी डेराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में भी कर सकते हैं, करंट की टर्म में भी कर सकते हैं, और किस किस चीज़ पर ये मतलब क्या क्या इससे इफेक्ट पड़ते हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे रेसिस्टिविटी को डेराइव करने की। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लेटर सपोज इसको जो है करंट की टर्म में अगर लिखना चाहें, इन द टर्म ऑफ करंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था और करंट की टर्म में लिखना है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था वो I इक्वल टू कितना था, NEA VD
ये तो हमने आपको कल बताया था, रिफ्लेक्टिविटी और करंट इलेक्ट्रिक रिलेशन था, उसमें लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो ये तो हमारा जो ये था रिलेशन था, हम इसको पहले इक्वेशन मान लेंगे। लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि जो हमारा बीडी है, यानी कि जो हमारा बीडी है वो हमारा बीडी होता कितना है? कितना होता है? Q E tau upon m, where Q is the charge, है ना। अब हमारे लेकर पर हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, यानी Q हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? E भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि E is the charge, क्योंकि ये भी तो हमारा चार्ज ही है। तो हमने इसको जो है वीडियो को इस टर्म में लिख लिया। लेकिन हम जानते भी हैं, इतना भी जानते हैं कि पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है हमारा, यानी कि बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो होता है वो हमारा कितना होता है? A इक्वल टू V अपॉन L, यानी कि इस लेंथ पर जो हमारा इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट हो रहा है। क्योंकि हम जो यहाँ पर जो खत्म करना चाह रहे हैं वो ये E को खत्म करना चाह रहे हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे? इस वैल्यू को हमने इसमें पुट अप कर दिया, तो हमारा जो BD निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा हमारा E V tau अपॉन ML। तो ये हमारा निकल के आ गया BD। तो यहाँ तक तो ये बीडी था हमारा। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, इसे इक्वेशन नंबर हमने सेकंड माना था। सॉरी, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसे सेकंड दे देता हूँ और इसे मैं थर्ड दे देता हूँ। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन निकल के आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक करंट भी निकल के आ गया, और रो तो हमने डेफिनेशन के थ्रू जो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के थ्रू हमने निकाला था। हमारा रेजिस्टेंस किसकी चीज पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पर जो है हम वीडी की जो वैल्यू थी उसको पुट अप करेंगे इक्वेशन सेकंड में। चलिए करते हैं, यानी कि इस वैल्यू को हमने इसमें पुट अप कर दिया, करते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू NEA, VD के ऊपर आएगा E, V कैपिटल V है ये, इंटू टाउ अपॉन ML। क्योंकि यहाँ पर E दो बार आ रहा है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? E स्क्वायर। ये तो हमारा वैसे है ही है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? इलेक्ट्रिक करंट निकल के आ गया हमारा। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम देखा जाए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं कि according to Ohm's law, V upon I equal to R लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये है कि हमने ओम्स लॉ से इसको लिख लिया। अब बात करते हैं कि V अपॉन I की जो वैल्यू है वो हमारी इस इक्वेशन से है कितनी। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से V को लेकर के हम इधर ले आए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ किस में आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ। मैंने क्या किया, V को जो है इसके नीचे ले आया, वो मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में आ गया, तो हो जाएगा V I अपॉन V इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML। और मैं इसको जरा रिवर्स कर दूं, यानी V को ऊपर ले जाऊं, I को नीचे ले आऊं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। और अगर हम देखें यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, यानी कि इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B, यानी कि हमारा V अपॉन I जो है इसके बराबर है और V अपॉन I हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके बराबर है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा R है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी इसके बराबर हो जाएंगे। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, तो R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? NL अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। और यही हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है।
स्टूडेंट्स ये तो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया, लेकिन अगर हम इसको इन द टर्म ऑफ रेसिस्टिविटी लिखना चाहें तो इसको हम इन द टर्म ऑफ रेसिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। वो इसलिए कि अगर मैं n को जो है इधर लेके a को इधर लेके जाऊं तो यहाँ डिवाइड करता तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इन द टर्म ऑफ रेसिस्टिविटी की बात चल रही है, तो हम रेसिस्टिविटी निकालना चाहते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए, तो हम क्या करेंगे, इनका इधर कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं r और a को इधर लेंगे तो a आ गया और n हमारा नीचे आ गया, इक्वल टू m/n e²τ। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ तक आ गई। और हम जानते भी हैं कि R/L यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है, हमारा रेसिस्टिविटी के इक्वल है। तो हम इसी जगह पे क्या लिख सकते हैं, रो, यानी कि रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं n e²τ। और यही हमारी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की, जिसकी यूनिट जो होती है अगर हम निकालना चाहें यहाँ से निकालेंगे तो यूनिट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी इसकी ओम, R की ओम हो गई, करंट की जो हो गई हमारी एम्पियर हो गई, सॉरी एरिया है, सॉरी है, तो एरिया की जो होगी वो मीटर स्क्वायर हो गई और लेंथ की जो है वो मीटर हो गई, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया और यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा बचेगा ओम मीटर, यानी कि रेसिस्टिविटी की जो यूनिट हो गई वो हमारी हो गई ओम मीटर। ये तो इसकी यूनिट हो गई रेसिस्टिविटी की। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। इसकी डायमेंशन क्या होगी रेसिस्टिविटी की, तो आपको स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर मैं बता दूं, वैसे तो इसकी डायमेंशन कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको जो है इसकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपको बताई थी। जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन थी वो थी हमारी ml/t-2 और ml/t-3a-2 ml/t-3a-2, लेकिन ये जो थी वो ओम की थी और मीटर अगर इसमें हम एक और जोड़ दें यानी कि L को जोड़ दें तो अब वो क्या हो जाएगा ml/3t-3a-2, यानी कि जो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन हो गई वो हमारी ml/3t-3 और a-2 हो जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट्स नॉर्मली मैंने बात बता दी आपको रेसिस्टिविटी की, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि हमारी रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस भी हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी में क्या होगी, मटेरियल की इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जब रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा वो। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इन इक्वेशन के बेस पर कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इन पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर हमने चेंज किया तो उसमें चेंज करने में पहले 0 डिग्री सेल्सियस से बाद में कितना डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया तो वो हमारे डिपेंड करता है। तो हमारे जो रेसिस्टिविटी है यानी हम उसको लिख सकते हैं कि जो रेसिस्टिविटी चेंज हुई, जो टेम्परेचर बढ़ाया वो इस पे हमने बढ़ाया, यानी कि और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो R0 था, वो सॉरी ρ0 था, तो ये तो हमारी रेसिस्टिविटी के टर्म में हो गया। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला बन जाता है अल्फा टी, तो ये हमारा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो है फॉर्मूला निकल के आता है, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो रेसिस्टिविटी के टर्म में हो गया, लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूले को रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो रेजिस्टेंस के टर्म में लिखने के लिए क्या कर देंगे, RT = R0 1 + अल्फा टी। ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था या जो भी था और हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टेंस जो है इतना हो जाएगा इतने टेम्परेचर पर, यानी कि इस इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस में चेंजिंग ये आती है। यहाँ पर अल्फा जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एंड टी इज द टेम्परेचर एंड आर इज द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस एंड टी इज द फाइनल रेजिस्टेंस और फाइनल टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन सारी चीजों को। Where alpha temperature coefficient and R0 initial temperature resistance, RT final temperature resistance and T is the final temperature। तो ये क्या हो गया हमारे
टेम्परेचर के बारे में बात होगी और ये यानी कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है वो हमारी कैसे चीज़ों पर डिपेंड कर दिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसमें जो है कई सारे टॉपिक बताने वाला हूँ। तो आज मेरा जो लास्ट टॉपिक यही है कि इस वीडियो का करंट डेंसिटी, कि हमारी करंट डेंसिटी होती क्या है। तो अब करंट डेंसिटी की बात चल रही है, तो करंट डेंसिटी को मैं आपको अगर सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो एक छोटी सी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि सिंपल सी बात है कि यानी कि पर यूनिट एरिया में जितना करंट हमारा फ्लो होता है उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। यानी कि टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है करंट डेंसिटी, और इसे जो है हम J से डिनोट करते हैं, कैपिटल J। ठीक है, तो कैपिटल J यानी कि हमारा जो कैपिटल करंट डेंसिटी है वो हम लिख सकते हैं द करंट डेंसिटी इज द फ्लोइंग ऑफ करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि जो हमारा करंट है वो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, करंट डेंसिटी बोल देते हैं। और जो इसकी यूनिट हो जाती है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाती है, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी इसकी यूनिट हो गई और ये हमारा करंट डेंसिटी भी यहाँ पर खत्म हो गया। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारी A/T-2। तो ये हमारा इसकी डायमेंशन भी हो गई। यानी कि ये जो करंट डेंसिटी है वो है क्या चीज़ है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ये किसी एक डायरेक्शन में रहती है ऑफ मोशन एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है ये। और कह सकते हैं कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारी उस पर डिपेंड होती है। तो इसलिए करंट डेंसिटी को हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो आज का मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Thank you for very much watching for my this video, and please like and subscribe my videos and YouTube channel. Thank you very much.